उपाध्याय सर, थँक्यू व्हेरी मच. काल पण तुम्ही वेळ दिला होता, आजही खूप चांगला वेळ दिलात. यानंतर आपण एक सेशन घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण जेवणासाठी जाणार आहोत. सगळ्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था केली आहे. दरवाजामध्ये आपल्याला कुपन मिळेल आणि खाली मग जेवणाची सोय केलेली आहे. पण आता अजून एक लेक्चर अगदी 15 मिनिटाचं एक शॉर्ट लेक्चर होणार आहे. कारण आपले हे जे साहेब आहेत सोमेश वैद्य सर, कमॉडिटी डेरिव्हेटिव्हजवर बोलणार आहेत. त्यांना जरा लवकर जायचं आहे आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांचं सेशन आपल्याला जरा आधी घ्यायला सांगितलं. ते खरं नंतर होतं आपलं, लंचनंतर. तर आता सोमेश वैद्य सर MCXचे सिनियर मॅनेजर यांना मी इथे मंचावर आमंत्रित करते. धन्यवाद सर, आपण आलात आणि आपला बहुमूल्य असा वेळ दिलात. त्याचं स्वागत करतोय KI तर्फे. आपले विचार व्यक्त करावेत कारण त्यांनासुद्धा जरा घाई आहे आणि आपलंसुद्धा त्यानंतर लंच सेशन होणार आहे. त्यानंतर आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की आपण महिलांचा विषय हाताळणार आहोत, टेक सखी. आणि त्यासाठी मुंबईहून खास बँकर आपल्याकडे श्रुती सिधे मॅडम आलेले आहेत. तर ते ऐका. आपण टेक सखी म्हणजे महिलांसाठी असलं तरी सगळ्यांसाठीच आहे, पण खास महिला त्या सेशनसाठी आता घरून येणार आहेत आपल्या. तर तो क्योंकि मेरे कलीग ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट पे सब्जेक्ट इनिशिएट किया था, तो मैं सोचा कि इसको कंटिन्यू करके हम ख़त्म करते हैं और फिर साथ में हम खाना खाते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमोडिटीज़ मार्केट कंटिन्यू रहे. राइट, तो ये आइडिया था. मेरा जो दोपहर का सेशन था उसको थोड़ा प्रीपोन कराने का. 15 मिनट लूँगा, प्लीज़ बेयर विथ मी. कंसेप्ट्स अमित सर ने बहुत अच्छी तरह आपके दिमाग में डाल दिया है. कमोडिटी मार्केट क्या है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है. राइट, अगर मैं किसको पूछूं यहाँ पे कि आप कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं तो आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे? हाँ बोलोगे, क्योंकि वो डेली कंजम्पशन आइटम है. हम खाना जो खाते हैं वो कमोडिटी है. हम जो गोल्ड और सिल्वर पहनते हैं वो कमोडिटी है. इस रूम में जो पंखे और इलेक्ट्रिसिटी लगी है जिसमें कॉपर यूज़ होता है वो कमोडिटी है. हम जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में आए हैं जिसमें फ्यूल यूज़ होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, वो कमोडिटी है. तो हम कमोडिटी से एक्चुअली घिरे हुए हैं. कपड़े जो हम पहनते हैं वो कमोडिटी है. राइट, तो पॉइंट ये है कि हमें मालूम है कि कमोडिटी क्या है, लेकिन इस नॉलेज को एनहांस करके हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या हेजिंग पोर्टफोलियो में कैसे इंट्रोड्यूस कर पाएँ. तो जैसे अमित जी ने बताया कि एग्री कमोडिटीज़ है. मैं सोमेश वैद्य, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बॉम्बे से. एंड एक्सचेंज पे जो कमोडिटीज़ ट्रेड होती है और कैसे आप उसका यूज़ कर सकें फॉर हेजिंग पर्पस और फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा. तो पिछले 1.5 दिनों से हम यही सुन रहे हैं अबाउट शेयर बाज़ार, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, OTP, शेयर्स एज अ प्लेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है कैपिटल मार्केट से. तो अगर फाइनेंशियल मार्केट को ब्रॉडली 5 भागों में बांटा जाए, कैपिटल मार्केट क्या है? आपका कैपिटल ग्रो करने के लिए है. आप अपना पैसा डायरेक्ट शेयर्स में या वाया म्यूचुअल फंड पैसा डालते हैं एक्सपेक्टिंग कि पैसा ग्रो होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी. राइट, तो यू आर एक्सपेक्टिंग योर कैपिटल टू ग्रो, जिसके लिए शेयर बाजार है. डेट मार्केट का मतलब क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट, बॉन्ड का मार्केट, जिसमें ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट का ट्रेडिंग होता है या इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल, आज से 2 साल पहले FD का कितना रिटर्न था? 2 साल पहले 4-5%. आज 7.5% आ गया है. क्यों? हाँ जी, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के वजह से FD की रेट बढ़ी है. इन्फ्लेशन का बढ़ने का मतलब क्या? इन्फ्लेशन का बढ़ने का मतलब क्या? कमोडिटी के भाव का बढ़ना. कमोडिटी का भाव बढ़ना को इन्फ्लेशन कहते हैं. तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? 2 जनों को. किसको किसको डर लगता है? 2 जनों को. मेरे हिसाब से एक है गवर्नमेंट, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बिकॉज दे वांट टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन इन द कंट्री. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है?
ब्याज दर बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका फिक्स्ड इनकम, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपने बोला या कंपनी के डिपॉजिट्स है, उसके ब्याज दर बढ़ना चालू हो जाता है और मार्केट से पैसा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि महंगा हो गया ना। जिसने होम लोन लिया रहेगा उसको पता रहेगा 7% पे होम लोन था, अभी 9.25% पे आ गया है, तो आपकी होम लोन EMI बढ़ गई, आपके पास लिक्विडिटी कम हो गई। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ और अगर ब्याज दर बढ़ जाता तो मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का कॉस्ट बढ़ जाए, अगर कॉस्ट बढ़ जाता है तो मेरी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो मैं परचेज मार्केट में जाके कम करूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हैं ब्याज दर बढ़ाने की वजह से जो मनी मार्केट है, लास्ट वाला लिक्विडिटी, कितना पैसा है बाजार में, वो डिफाइन करता है। अब आते हैं फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट। इंडिया एग्री कमोडिटीज को छोड़ के मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इंपोर्ट करती है, राइट। मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज एग्रीकल्चर को छोड़ के, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। अमित जी ने बताया कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 60% ऑफ द प्रोडक्शन GDP इज थ्रू एग्रीकल्चर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। बट अदर कमोडिटीज जो हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बिजली किससे बनता है? कोयले से बनता है। लास्ट ईयर आपको अगर पता होगा कि कोयले का स्टॉक सिचुएशन ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा था। कोयला कमोडिटी है जो इंडिया इंपोर्ट करती है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इंडिया 140 करोड़ लोगों की कंट्री है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इसके वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, ये बेस मेटल्स हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खुद का प्रोडक्शन नहीं है। और जिस चीज़ में हम इंपोर्ट करते हैं तो कंट्री के बाहर क्या जाता है? पैसा जाता है, डॉलर जाता है बाहर। तो मान के चलो कि इंटरनेशनली, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बाहर के देशों से, तो वो कौन सा बाहर का देश ऐसा एक रेफरेंस प्राइस है जिसको हमें रेफर करना चाहिए अगर अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना हो तो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होता है US मार्केट में, जो एक्सचेंज का नाम है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, CME। गोल्ड का वहाँ पे डॉलर टर्म्स में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रुपया 80 रुपये का 82 रुपीज़ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? गोल्ड महंगा हुआ, सस्ता हुआ? महंगा हुआ, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करता हूँ, पहले 80 रुपया डॉलर देता था मैं, अभी 82 देना पड़ रहा है, 2 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो मेरा इंपोर्ट करते समय लैंडेड कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। तो करेंसी मार्केट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कमोडिटी प्राइस डिसाइड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए। हमने बहुत बार देखा है कि कमोडिटी मार्केट फ्लैट रहते हैं, मार्केट इंटरनेशनली फ्लैट है, कुछ नहीं है, लेकिन रुपये में बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखता है, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइस पे इम्पैक्ट आता है। हम सभी लोग साल में 1-2 बार गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं, कोई ना कोई ओकेजन पे खरीदते हैं, बराबर है। वही गोल्ड के प्रोडक्ट्स एक्सचेंज पे भी ट्रेडेड है। आप वहाँ पे फिजिकल मार्केट दुकान में जाके खरीदते हो, यहाँ पे आप एक्सचेंज पे एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो मार्जिन देकर। आपको पता है इंडिया कितना गोल्ड इंपोर्ट करता है? एनीबॉडी? हम तो दुकान में जाएंगे 10, 20, 100 ग्राम 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला देंगे, बराबर है। लेकिन आप सोचो कि इंडिया इतना बड़ा देश है, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। हाउ मच गोल्ड डू वी इंपोर्ट? एनीबॉडी? अमित भाई बोल रहे 700 टन, 500 टन। सर तो वेटरन है, तो उनको मैं गिफ्ट में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन आपके पास भी गिफ्ट नहीं है, बट 500 टन मतलब कि सर ने कहीं पढ़ा हुआ है। इंडिया का एवरेज इंपोर्ट इज अराउंड 700 टन्स अ ईयर। 1 टन होता है 1000 किलो, 1 किलो का भाव है 55 लाख रुपया। फोन पे कैलकुलेट मत करना, नंबर नहीं आएगा। उतना करेंसी कंट्री से जा चुका है बाहर। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, करेंसी बाहर जा चुका है बाहर। कोयला इंपोर्ट करते हैं, करेंसी बाहर जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है चाइना से, करेंसी बाहर जाता है कंट्री से। इसके लिए हम लोग एज अ कंट्री वी आर ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट ऑन कमोडिटीज। एंड इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। रिसेंट 5 ऐसे सेगमेंट है जिस पे गवर्नमेंट खुद फोकस कर रहा है। सबसे पहला क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या यूज होता है? सीमेंट और स्टील, दोनों कमोडिटी है। लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रक मैन्युफैक्चरर्स, क्या यूज होता है उसमें? कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील। लॉजिस्टिक्स वन मोर टाइम, फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज होता है उसमें? डीजल और पेट्रोल। इलेक्ट्रिक कार्स क्या यूज होता है उसमें? एल्यूमिनियम। सोलार पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ताकि कोल का इंपोर्ट कम हो जाए, एल्यूमिनियम यूज होता है। द पॉइंट इज सारे ही कमोडिटी सेंट्रिक एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की। और आप देखोगे आने वाले साल में, क्योंकि मैं 5 साल के तक पहले बोल रहा था कि इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, 130 करोड़ है, अब 5 साल के बाद 140 सुन रहा हूँ, राइट, विच मीन्स इंडिया इज गोइंग टू गेट मोर पॉपुलस, तो डिमांड फॉर कमोडिटीज इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आपको लगता है ये भाव, बिकॉज सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, फरवरी के महीने में इतना हमें गर्मी लग रहा है, राइट, सो सारे ही फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो ये स्लाइड में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमोडिटी मार्केट, कंट्री की इकोनॉमी स्थिति क्या चल रही है, भाव क्या चल रहा है कमोडिटी का, वो आपको तो बताता है एडवांस इंफॉर्मेशन, जैसे कि डेरिवेटिव बताया आपने। और कमोडिटी मार्केट से सिग्नल आता है कि आगे चल के मार्केट में सब कुछ ठीक होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सर ने बताया एक एग्जांपल स्टील का लेके, he gave an example of gold also, right, which means what, कि commodity market से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में ऐसी कोई कंपनीज लिस्टेड है कि जिसका कमोडिटी रॉ मटेरियल है एंड प्राइस पे इम्पैक्ट आने वाला है। उन्होंने टाइटन का एग्जांपल लिया। सो इफ द गोल्ड प्राइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द डिमांड फॉर गोल्ड विल गो डाउन, द डिमांड फॉर ज्वेलरी विल गो डाउन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑफ प्राइस ऑफ टाइटन? आई डोंट नो, प्राइस व्यू नहीं दे सकता मैं, बट इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, डिमांड कम होती जा रही है। तो ऐसे कंपनीज को क्या करना चाहिए? हमारे जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए टू हेज देयर प्राइस रिस्क। छोटे छोटे एंटरप्राइजेज है जिसको हम एमएसएमई और एसएमई बोलते हैं, जो एसी बनाते हैं, पंखे का कॉइल बनाते हैं, दे आर एक्सपोज टू इंक्रीज इन प्राइस। लॉकडाउन जब हिट हुआ था तभी कॉपर का भाव था 250 रुपया किलो, आज चल रहा है 800 रुपया किलो। विदाउट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं एक बहुत बड़े कंपनी से मिला था, ही हैज़ गॉट अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई रुमाल टू वन ऑफ द यूएस का लार्जेस्ट रिटेल चेन। उसका फिक्स सेल्स प्राइस था $1.25, मतलब कि रुमाल का पैकेट उसको बेचना है $1.25, और उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है $3.60। उसने हेज नहीं किया था कॉटन प्राइजेस, तो अब क्या हुआ इम्पैक्ट? प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आया, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनर करना ही है। तो कमोडिटी मार्केट जो है वो उन लोगों के लिए है जो फिजिकल में काम करते हैं, जिनको अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, और उन लोगों के लिए भी है जो इसको फाइनेंशियल एसेट क्लास की तरह यूज करना चाहते हैं, बिकॉज आप सभी लोग कमोडिटी से एक्सपोज्ड हो, राइट। सो 4 बड़े पिलर्स जो एक मार्केट को बनाता है, एक हो गया प्रोडक्ट्स, एक हो गया प्लेटफॉर्म जो रात को सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 तक ट्रेड होता है। आप बोलोगे अरे रात को 11:30 तक क्यों इतना ट्रेड होता है, समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया इंपोर्टर है हर कमोडिटी का, और क्योंकि हम किसी दूसरे देश का भाव रेफर करके इंपोर्ट करते हैं, और वो दूसरा देश अगर यूएस और यूरोप है जो अपना शाम के 6 बजे के बाद उनका मार्केट चालू होता है, तो टू हैव आर्म्स लेंथ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू देयर मार्केट एंड इंडियन मार्केट, एक सिंगल कमोडिटी का 2 अलग देशों में भाव अलग नहीं हो सकता। उसके लिए हमें भी अपने मार्केट जो है रात को 11:30 तक चालू रखने पड़ते हैं। प्रोडक्ट्स में फ्यूचर्स अवेलेबल है, यानी कि आने वाले 2-3 महीने के क्या भाव चल रहे हैं कमोडिटी के, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स अवेलेबल है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो जैसे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जानते हैं जो एक इंडेक्स है, सिमिलरली कमोडिटीज़ में भी हमने इंडेक्स बनाया है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को जोड़ के बुलियन इंडेक्स बनाया है।
बेस मेटल्स को जोड़ के मेटल इंडेक्स बनाया है, एनर्जी इंडेक्स को जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को जोड़ के एनर्जी इंडेक्स बनाया है. दिस इज फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इफ दे वांट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज. तीसरे है पार्टिसिपेंट्स, डे ट्रेडर्स, सुबह 9 से 11:30 तो ट्रेड करना चाहते हैं, एक्चुअल हेजर्स, कॉर्पोरेट्स, एसएमईज, एमएसएमईज, एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हेज करके कमोडिटी डिलीवर करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फार्मर्स आर टेकिंग नोट ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट कि आने वाले 2 महीने का भाव क्या चल रहा है मेरे कमोडिटी का, कहाँ पे देखूँ मैं, तो एक्सचेंज पे अवेलेबल है वो देखने के लिए. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पॉलिसी. रेगुलेटर सेबी क्या कर रहा है इस मार्केट को ग्रोथ होने के लिए. तो जब से 2016 से लिया हुआ है, नए नए डेवलपमेंट सेबी ने करे हैं, ऑप्शंस अलाउ करा है, पार्टिसिपेंट्स में म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया है, पीएमएस को अलाउ किया है, ये एआईएफ कैटेगरी 3 को अलाउ करा हुआ है, राइट. तो ये पार्टिसिपेंट्स जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है उनको अलाउ किए. तो आज के डेट में ऐसे 4 म्यूचुअल फंड है जो ऑलरेडी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर ले रहे हैं. तो आप सभी लोगों को अगर कमोडिटीज़ में छोटे तौर से भी शुरुआत करनी है तो आप गूगल सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड हाउस है जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मल्टी एसेट क्लास में निवेश कर रही है, राइट. अगर आप ये 6 चीज़ पढ़ लिए ना तो आप अपने आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने बताया था प्राइस इज रूलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हम बाहर के मार्केट को रिफ़र करते हैं क्योंकि इंडिया सारा इंपोर्ट करती है. दूसरा हो गया फॉरेक्स रेट. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिकल फैक्टर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्राइविंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज जियो पॉलिटिकल फैक्टर. कोई बता सकता है कि क्लासिक जियो पॉलिटिकल फैक्टर क्या है पिछले कुछ महीनों में या सालों में आपने नोट किया हो तो? वॉर हुआ था रशिया और यूक्रेन का. आपने देखा था ब्रेंट क्रूड प्राइस $120 पहुंच गया था. इंडिया क्या वर्ल्ड ओवर इंपोर्ट्स निकल फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. इंडिया इंपोर्ट्स 98% ऑफ इट्स निकल रिक्वायरमेंट. निकल जो है वो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, बर्तन बनाने में काम आता है, गैल्वेनाइजिंग में, राइट. निकल जो है आउट ऑफ स्टॉक. निकल का भाव 3 दिनों के अंदर 1800 रुपये का 5500 रुपया हो गया. क्यों? क्योंकि सप्लाई पता नहीं आने वाला है, वॉर हो चुकी है बिटवीन 2 कंट्रीज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज. सो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी इंटरनेशनली, क्योंकि कमोडिटीज एक हर देश में ट्रेड होता है. जियो पॉलिटिकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इकोनॉमिक फैक्टर्स, कंट्री में रिसेशन या इन्फ्लेशन चल रहा है. कमोडिटी स्पेसिफिक जो इवेंट्स है, मेन इज डिमांड सप्लाई. अमित भाई 2 दिन से बोल रहे हैं करेंसी और कमोडिटी 2 बड़े फैक्टर से चलता है. डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रहा है बहुत ज़रूरी है जानना. अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कमोडिटी के भाव का क्या होगा? अगर सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है बट डिमांड इज सेम और डिमांड इज स्ट्रांग, कमोडिटी के भाव का क्या होगा? तेज जाएगा, राइट. तो ये बहुत सिंपल सा डायनामिक्स है डिमांड एंड सप्लाई का जो कमोडिटी का भाव डिसाइड करता है. कोविड-19 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमने कोविड-19 में देखा. पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी रुका हुआ है, प्रोडक्शन रुका हुआ है, सब घर पे बैठे हुए हैं, सारे कमोडिटी प्राइसेस क्रैश हो गए. और उस समय पे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ने भी देखा था कि क्या हुआ था. फॉर एग्जाम्पल ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है. आप ये बीच वाला येलो देखिए, ये बीच वाला आप येलो देखिए कि कोविड मार्च अप्रैल में हिट हुआ था, इक्विटी मार्केट फेल. सबसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट क्या है? गोल्ड. कि जो दिल के करीब है, रात को 12 बजे भी ज्वेलर को उठाऊंगा तो मेरे को कैश दे देगा. सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलते हैं गोल्ड को, right. So you saw when COVID hit world over, gold prices shot up. Russia-Ukraine war, equity market starting to fall, gold prices rose to 55,000. 2018-19 में इक्विटी मार्केट ऊपर, गोल्ड प्राइसेस नीचे. इक्विटी मार्केट नीचे, गोल्ड प्राइसेस ऊपर. द पॉइंट इज कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कौन सा एसेट क्लास कब परफॉर्म करेगा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड
है 2 रीजंस के लिए, पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करने के लिए और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ऐसा माना जाता है थियरी में कि जितना इन्फ्लेशन कंट्री में चलता है, गोल्ड उससे थोड़ा बेसिस पॉइंट रिटर्न्स ज़्यादा देके जाता है। 6 महीने पहले गोल्ड का भाव 48,000 था रफली, आज हो गया है 55,000। सारी कंट्रियाँ, यूएस भी 20 साल की इन्फ्लेशन के हाई पे चल रही है, राइट। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट इज नोबडी इज गॉड आउट हियर टू से बस दिस इज द राइट असेट क्लास, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए जो सर ने कल बोला था, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए। अगर बास्केट नीचे गिर गया तो सारे अंडे टूट जाएंगे। मतलब एक ही सारा पैसा एक एसेट क्लास में मत डालिए, डाइवर्सिफाई करिए। थोड़ा गोल्ड में डालिए, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, आप कितना रिस्क उठाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए कि क्यों कमोडिटीज़ में भी आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये MCX पे गोल्ड एंड तो टोटल 9 प्रोडक्ट्स एक्सचेंज पे अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड एंड नेचुरल गैस, 5 बेस मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल और जिंक, और लास्ट में कॉटन एग्री कमोडिटीज़ में भी अवेलेबल है। तो टोटल 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरे कमोडिटीज़ एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए। इक्विटी मार्केट में कितनी कंपनियां लिस्टेड है शेयर कैश सेगमेंट में? 7,200। मैं आपको खाली 10 प्रोडक्ट पे फोकस करने बोल रहा हूँ, जिसमें से गोल्ड सिल्वर तो मैं मैडम को पूछूंगा भाव क्या है, शी विल टेल मी सो मच इट इज 56,000। शी नोज द प्राइस ऑफ गोल्ड सिल्वर, शी नोज द प्राइस ऑफ एग्री कमोडिटीज बिकॉज वी कंज्यूम इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आप कमोडिटीज से एक्सपोज्ड हो, आपको थोड़ा अपना नॉलेज इसमें और बढ़ाने के लिए थोड़ा स्टडी करना है और उसको आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आपको उसको अप्लाई करना है, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कैलेंडर, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करती है कमोडिटी, वर्ल्ड ओवर क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है उसका कैलेंडर एक हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग पास्ट 2 days एक्चुअली। एज एन इन्वेस्टर आपका डूज एंड डोंट्स क्या है? ट्रेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड मेंबर्स, KYC फॉर्म फिलअप करिए, अपडेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विथ योर ब्रोकर, UCC आपका पता होना चाहिए, रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जिसमें चार्जेस लिखे हुए होते हैं वो पता होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डोंट गेट कैरिड अवे बाय फिक्स रिटर्न मिल रहा है या ये इतना रिटर्न गारंटीड है, डोंट गेट कैरिड अवे। खुद का अगर इतना ही गारंटीड रिटर्न होता तो सभी लोग के पास पैसा होता, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डूज एंड डोंट्स एक इन्वेस्टर के लिए, कोई भी मार्केट में फिर वो ट्रेड करें। अगर किसी इन्वेस्टर को दिक्कत है देन वी हैव अ प्रोसेस, यहाँ पे सेबी का स्कोर्स पोर्टल है जहाँ पे वहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं। एक्सचेंज के इन्वेस्टर सर्विसेज सेंटर्स है इस लोकेशंस पे वेयर दे कैन गो एंड रजिस्टर देयर कंप्लेंट। शॉर्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम माई साइड, मुझे पता है टाइम अप हो गया है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस we can meet downstairs on this call. Okay, thank you so much for a patient hearing and कहीं पे भी किसको क्वेश्चन है, आई एम अवेलेबल डाउनस्टेज। थँक्यू वैद्य सर, तुम्ही थोडक्यात पण अतिशय महत्त्वाची अशी खूप चांगली माहिती दिलीत। यासाठी पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती करते, सगळ्यांना मिसळ पाव आपला कोल्हापूरची स्पेशालिटी त्याचा मिनी लंच खाली ठेवला आहे, तर इथे तुम्ही आधी कुपन घ्या आणि नंतर खाली लंच घेऊन बरोबर 2:45 वाजता आपण पुढचा कार्यक्रम सुरू करूया। आता आपली 3 लेक्चर्स राहिली आहेत, त्यांचं गायडन्स फॉर इन्व्हेस्टर्स ग्रीव्हन्स आणि शेवटचं श्रीमंतीचा पासवर्ड डॉक्टर अनिता बोबडे मुंबईहून खास आलेल्या आपल्याला श्रीमंतीचा पासवर्ड देणार आहेत। तो पासवर्ड मिळाला की आपण सगळे श्रीमंत होऊ शकणार आहोत। तर बरोबर अर्ध्या तासात तुम्ही मिसळचा आस्वाद घेऊन इथे या अशी विनंती आहे। सोपे प्रश्न विचारा म्हणून मला इन्स्ट्रक्शन्स आलेले आहेत, म्हणजे प्राइजेस द्यायचे आहेत तुम्हाला त्यांना। हवेत ना प्राइजेस? कुणाकुणाला हवेत हात वर करा। असं अर्ध केलं तर मला कळत नाही, म्हणजे बाजूच्याला अर्ध आणि मला अर्ध असा त्याचा अर्थ होतो। हां, गुड, व्हेरी गुड। चला तर पहिला प्रश्न विचारूया। कोल्हापूरकरांसाठी पहिला प्रश्न, KIAचं कॉर्पोरेट ऑफिस कुठे आहे? हां,
स्टर्लिंग टावर दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, कुठे? हां, आता कसं? गुड. तर सर, बरं कमोडिटीबद्दल आता सरांनी सांगितलं होतं, राईट? कमोडिटी मार्केट. बरं, ॲसेट ॲलॉकेशन ह्या शब्दाचा अर्थ काय? थोडक्यात कोण सांगू शकेल? हां, सांगा. तुम्ही एकट्यानेच हात वर केलेला आहे. का करायचं असतं? तसं केल्याने काय फायदा होतो? डोंट पुट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट. व्हेरी गुड. तर का बसला तरी सगळे अंडी जातील, बरोबर आहे की नाही? तर हा त्याच्यामागचा सायन्स आहे. व्हेरी गुड. असे वेगवेगळे ॲसेट क्लास, मला 4 वेगवेगळे ॲसेट क्लास सांगली. कमोडिटी तिसरी, हां, डेट सिक्युरिटीज म्हणजे म्युच्युअल फंड्स. ओके, ग्रेट, व्हेरी गुड. जाता जाता प्राईज आलं तुमच्याकडे, या आता लवकर पटकन. तो होऊ शकता. आणि जसं जसं तुमच्याकडे कॉर्पस येत जातं तसं थोडे 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 तुम्ही करदार लोक आहेत का बिझनेसवाले आहेत? जे जॉब करणारे आहेत त्या लोकांसाठी एक प्रश्न आहे. 1 तारखेला मोबाईलमध्ये तुमच्याकडे टंग एक मेसेज येतो. काय येतो मेसेज? तो सॅलरी जमा झाली म्हणून, बरोबर की नाही? त्याच्यासाठी प्राईज नाही आहे. बरं, आणि आल्यानंतर ते पैसे काय करता तुम्ही? ग्रोसरी बिल, दूधवाल्याचे पैसे, भाडं, घर भाडं, गॅसचं बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हे सगळे देण्यामध्ये चेक काढून चेक भरण्यासाठी चालू करता किंवा हल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर करता, बरोबर आहे की नाही? तर तुमचं ते बँकेत अकाउंट आहे, त्या बँकेच्या अकाउंटचं नाव काय? हां, सेविंग अकाउंट, सॅलरी अकाउंट, सॅलरी सेविंग अकाउंट. ओके, तो सॅलरी सेविंग अकाउंट ते खऱ्या अर्थाने सेविंग अकाउंट आहे का हो? कारण पैसे आले आले त्याच्यातनं तुम्ही काढायलाच लागता. त्याला आपण स्पेंडिंग अकाउंट म्हटलं पाहिजे, हो की नाही? मग काय सॅलरी अकाउंट म्हणूया, सॅलरी सेविंग अकाउंट म्हणूया का सेविंग अकाउंट म्हणूया का स्पेंडिंग अकाउंट म्हणूया? स्पेंडिंग अकाउंट. मग खरं सेविंग अकाउंट कुठलं? सॉरी, अदर देन पेन्शन और सॅलरी अकाउंट इज स्पेंडिंग अकाउंट. नाही, कुठलं? सेविंग अकाउंट. अच्छा, असे कुठले अकाउंट आहेत का साहेब? सांगा ना मला. सेविंग बँक आहे, पण सेविंग बँकमध्ये खऱ्या अर्थाने सेविंग होतं का? सेविंग त्या बँकवाल्यांचं होतं, बँकवाल्यांचा फायदा होतो. तुमचे तर पैसे निघतच जातात त्याच्यातनं. हां, डीमॅट अकाउंट आहे. लिक्विड फंड इज टू बी कन्सिडर्ड ॲज न्यू सेविंग अकाउंट. लक्षात घ्या, राईट? लिक्विड फंड्स म्हणजे काय? तुम्हाला पाहिजे त्यावेळेला पण मिळतात. बरं, 3 इन्व्हेस्टमेंटच्या गुपित कोणते आहेत? इन्व्हेस्टमेंट करण्याआधी तुम्ही 3 गोष्टींची काळजी घेता. ते 3 गोष्टी कोणत्या आहेत? चला पटकन. बिफोर इन्व्हेस्टिंग यू टेक केअर ऑफ 3 थिंग्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, दॅट इज रिटर्न्स. हां, लिक्विडिटी, व्हेरी गुड. सेफ्टी, अरे वा, बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज टू अंकल. या सर, या बक्षीस घ्यायला या. आणि तिसरं खूप महत्त्वाचं की मला डिसेंट रिटर्न्स मिळतात का? आणि जर मिळत असतील तर डेफिनेटली उत्तम आहे. तर पैसे इन्व्हेस्टमेंट्सचे 3 गुरुमंत्र: सेफ्टी, लिक्विडिटी आणि काय? मला उत्तर तुमच्याकडनं हवं आहे. डिसेंट रिटर्न्स. ओके, ह्या 3 गोष्टी फुलफिल झाल्या तर आपलं काम झालं. गुड. बर, व्होलिटॅलिटी हे शब्द ऐकलंय का? हां, ऐकलंय? त्याचा अर्थ काय? अप अँड डाऊन. काय अप अँड डाऊन? लिफ्टमधून मी वर जातो आणि खाली येतो. लिफ्ट अप अँड डाऊन म्हणजे व्होलिटॅलिटी. माझे विचार कधी स्थिर राहतच नाहीत. एका वेळेला 10 विचार येत असतात डोक्यामध्ये. मी अस्थिर आहे. व्होलिटॅलिटी इज वॉट विथ इन कंटेक्स्ट टू फायनान्शियल मार्केट्स. हां, बरोबर. आता सरांनी मला विचारलं की प्रश्न विचारा, व्यवस्थित विचारा. असं कसं विचारून चालेल? अस्थिरता आम्ही तुम्ही विचारलं तसं उत्तर दिलं. बरोबर आहे तुमचं. तर फायनान्शियल मार्केटच्या रिलेटेड व्होलिटॅलिटी म्हणजे काय? येस सर.
increase or decrease of a price or commodity. Price of what? Of equity or okay, great. The ups and downs. Stock market is known for its ups and downs. Please come. For its ups and downs, isn't it? तर जर वर जातं तर मार्केट वर गेलं म्हणून समजतो आपण, बुलिश आहे म्हणून समजतो. खाली आलं की बेरिश आहे म्हणून समजतो. तर हे वर खाली जे होतं मार्केटचं त्याला आपण व्हॉलिटॅलिटी म्हणतो. ओके, ग्रेट. बॉन्डचा अर्थ काय आणि बॉन्ड कोण विकतं? बॉन्ड म्हणजे काय? सॉरी, agreement of a company who sells the bond. But what is a bond? I want to know what is a bond. Is it equity? Is it stocks? Is it commodity? Is it gold? What is it? Yes, sir. It's a debt instrument. Offered by whom? Okay, does it have a lock-in period? How many years? Acha. Depends on the bond, right? Very good. Yes, you got a prize or one more time? Once you have got. So you want one more? No, na? So a big round of applause for him. I don't want you to answer now. Yes, sir. Is it considered to be safer than the pure equity? जेव्हा केव्हा वेगवेगळ्या कंपनीज ज्या आहेत, निफ्टी 50 फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया, राईट? टॉप 50 कंपन्या, जे आज टॉप 50 कंपन्या आहेत, नेसेसरी नाही आहे की उद्या पण तेच टॉप 50 असू शकतील. उद्या कदाचित पिरियड तुम्ही घेऊन चाला आणि जवळजवळ 17% रिटर्न्स ॲव्हरेजमध्ये त्याच्यामध्ये मिळतं. आपण दावा करू शकत नाही आहोत की त्याला ते 17% मिळणारच आहेत, पण लाँग टर्ममध्ये तुम्हाला इंडेक्स फंडमध्ये खूप चांगले रिटर्न्स मिळून जातात. करेक्ट? So now, not taking much of your time, I will hand over the dais to Shibani Joshi madam for the future proceedings. Thank you, madam.